अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इसमा अंजुम। आज के इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पेडागोजी के। जुलाई CTET 2024 की जो तैयारी हम कर रहे हैं, जिसमें हम 50 पेपर्स लेंगे टोटल। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियात से क्या मुराद है या क्या है। तो मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियात यानी कि क्या, कि पहले बच्चों को इब्तदाई दर्जात में तालीम उनकी मादरी ज़बान में दी जाएंगी और आगे उनको दूसरी ज़बानों की तरफ लेकर जाया जाएगा और आगे मज़ीद दूसरी ज़बानें ली जाएंगी। सिर्फ से यहाँ ये कैंसिल हो गया, सिर्फ मादरी ज़बान की आमोजिश कैंसिल हो गया। मादरी ज़बान के ज़रिए सिखाना है, आमोजिश करना है, ये कैंसिल हो गया। पहले मादरी फिर मज़ीद ज़बानों की आमोजिश बच्चे को करवाई जाएंगी, ये राइट है। और ये किसने, और ये हम सहलिसानी फार्मूले में भी देखेंगे, कोठारी कमीशन ने जो दिया था। तो ये बिल्कुल राइट हो गया। बहुत सी ज़बानों और गैर मुल्की ज़बानों की मादरी ज़बान के तौर पर आमोजिश नहीं कराएंगे, ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं है। नेक्स्ट है, स्कूल की तालीमी पॉलिसी में ज़बान जानी जाती है। इसकी स्कूल की जो तालीमी पॉलिसी है ना, तो उसमें ज़बान को सहलिसानी फार्मूले के तौर पे लिया जाता है या जाना जाता है, जिसमें इब्तदाई दर्जात में मादरी ज़बान से तालीम की शुरुआत होंगी और आगे मज़ीद 2 ज़बानों की को उन्हें सिखाया जाएगा। तो कसीर लिसानी तालीम नहीं है, तालीम में ज़बान नहीं है। मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियत ये नहीं है, सह लिसानी फार्मूले के तौर पे जाना जाता है स्कूल की तालीमी पॉलिसी में ज़बान को। नेक्स्ट है, कुल ज़बान के नज़रिए से क्या मुराद है। कुल ज़बान का नज़रिया, देखिए किसी भी ज़बान की जब हम बात करते हैं तो उसमें ना उसकी इकाइयाँ होती है। तो उन इकाइयों में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले आवाज़ है ना, सबसे छोटी इकाई। तो आवाज़, हुर्फ की आवाज़, आवाज़ के बाद लफ्ज़, फिर फ़िक्रे, हम इनको लेकर जाते हैं। तो सबसे पहले आवाज़ के बारे में बच्चे को बताते हैं, फिर आवाज़ के बाद वो बच्चा को हम कलमे की तरफ लेकर जाते हैं, फिर फ़िक्रों की तरफ, फिर जुमलों की तरफ। यानी कि सबसे छोटी इकाई को पहले लेते हैं, छोटी इकाई से हम आगे लेकर जाते हैं। तो उसे कहते हैं कुल ज़बान का नज़रिया। अब देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक है, एक मफरूज़ा के आमोज़गार पहले हुरूफ और आवाज़, फिर लफ्ज़, फ़िक्रे और फिर जुमलों के तवस्सुत से ज़बान सीखते हैं, इनके ज़रिए ज़बान सीखते हैं, ठीक है। लेकिन और देख लीजिए ऑप्शन, एक मफरूज़ा के आमोज़गार ज़बान की आमोजिश ज़बान की मुख्तलिफ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे कि हुरूफ, आवाज़, हुरूफ वगैरह को समझने से करते हैं। तो ये बिल्कुल राइट है कि क्या करेंगे बच्चे को, कि पहले उनको ये छोटी इकाइयों को समझाना शुरू करेंगे, इनको समझते हुए बच्चा करता है। तो ये राइट हो गया हमारा। नेक्स्ट है, एक मफरूज़े की ज़बान की आमोजिश सबसे छोटी इकाई हुरूफ तहजी नहीं आवाज़ से की जाती है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। एक मफरूज़े की तमाम ज़बानें एक ही तरीके से नहीं सिखाई जाती, ये ऑप्शन रॉन्ग हो रहा। तो राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़बान की तदरीस का कौन सा रवैया याद करने को ज़बान की आमोजिश का एक उनसर तस्लीम करता है। देखिए क़वायद की जो तदरीस के तरीक़े हैं उसमें एक है इस्तक़राई तरीक़ा, इस्तख़राजी तरीक़ा, सियाक़ में क़वायद और क़वायद का वज़ाहती तरीक़ा, और एक है क़वायद के तर्जुमे का, अज्ज़ा के तर्जुमे का तरीक़ा, जहाँ पे क्या करते हैं बच्चे को याद करने पे, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो क़वायद के जो 6 तरीक़े हैं तदरीस के, तो उसमें वो कौन सा रवैया यानी कि वो कौन सा तरीक़ा है जिसमें याद करने को ज़्यादा मतलब जिस पे फोकस किया जाता है। तो वो साख्तियाती तरीक़ा, स्ट्रक्चरल व्यू नहीं है, क़वायद के अज्ज़ा के तर्जुमे का तरीक़ा या रवैया, ये आंसर है। तरसीली रवैया नहीं है, ये कम्युनिकेशन अप्रोच नहीं है, कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स भी नहीं है। तो आंसर होगा क़वायद के अज्ज़ा के तर्जुमे का तरीक़ा। काव्या ज़बान की उस्ताद है, वो आमोज़गारों से मौजू की मुनासिबत से अल्फाज ढूंढने और ऐसे अल्फाज बताने के लिए कहती है जो दूसरे लफ्ज़ों के पहले या बाद में जोड़े जा सकते हैं। इस हिकमत अमली को हम क्या कहेंगे। देखिए एक है लफ्ज़ों का एक जाल होता है कि आप बच्चों को खेल के ज़रिए
ووکیبلری بڑھاؤ، یا پھر ایک ہوتا ہے ترکیب لفظی، جہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر جیسے کہ ہے صورت ہے نا، تو ہم اس کے آگے اور اس کو لگاتے ہیں خوبصورت، یا پھر ایک اور اس میں ترکیب لفظی میں ایک اور طریقہ لیا جاتا ہے جہاں پہ اگر ہم بولے باغ تو اس کے حساب سے اس سے ریلیٹڈ اور کون کون سے لفظ آئیں گے، وہ اس طرح سے یہ چیز کروائی جاتی ہے، ایکٹیویٹی کرائی جاتی ہے جسے ترکیب لفظی کہتے ہیں۔ تو آنسر ہوگا ہمارا ترکیب لفظی۔ لفظوں کا یہ جال، یہ یہاں حال لکھا ہوا ہے لیکن جال ہونا چاہیے شاید، اور لفظوں کا کھیل اور لفظ بنانا نہیں ہے، یہ ترکیب لفظی ہے۔ نیکسٹ ہے، استاد اپنے آموزگاروں کی زبان کی صلاحیت جانچنے کے لیے سوال کرتا ہے، وہ اقتباس کے ہر 5ویں لفظ کو چھوڑ دیتا ہے اور بچوں سے چھٹے ہوئے الفاظ معلوم کرنے کے لیے کہتا ہے۔ جانچ کے اس طریقہ کار کو کلوز ٹیسٹ کہتے ہیں، جہاں پہ دیکھیے آپ نے ادر کمپٹیٹیو ایگزام میں بھی دیکھے ہوں گے، تو انگلش کا پیپر جب آتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ ایک پورا ایک پیراگراف رہتا ہے 4 to 5 سینٹینس کا، جو پورا پیراگراف ہوتا ہے لائن کا، اور اس میں کیا کرتے بیچ بیچ میں سے نا گیپ دے دیتے، وہاں ایک سنگل ورڈ کی ضرورت رہتی، تو اس کو کلوز ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو کاویہ ہے یہاں پہ وہ وہی چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اقتباس کو سمجھنے کے لیے پڑھنا یہ ان کا مقصد نہیں ہے، فرنگ کی جانچ کرنا نہیں ہے، خالی جگہوں کو پر کرنا نہیں ہے، یہ کلوزڈ ٹیسٹ ہے۔ نیکسٹ ہے، بولنے میں صحیح لفظ کو صحیح ترتیب اور تلفظ سے استعمال کرنا بولنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اب دیکھیے سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، تو اس میں ان کی ڈیفینیشن سے ہی ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا مقصد ہے۔ تو بولنے کا مقصد کیا ہے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ آپ نے ادائیگی کرنا اور صحیح ترتیب میں بھی بولنا۔ تو صحیح لفظ کو صحیح ترتیب اور تلفظ سے استعمال کرنا یعنی بولنے کا طریقہ ہے، بدل زبان نہیں ہے، یہ بولنے کا طریقہ ہے، زبان کا عمل نہیں ہے، مستعمل زبان بھی نہیں ہے، یہ ہے بولنے کا طریقہ۔ نیکسٹ ہے، کہانی کہنے کو بطور تدریسیاتی آلے کار استعمال کیا جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے کہانی ہے یا قصہ ہے تو یہ نا پوری زبان کو پوری ایک اکائی کے طور پہ ہم بتاتے ہیں یہاں پہ۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کہانی کو کبھی آدھی ادھوری کراتے کہ ہم نہیں، پوری طرح سے کہانی کو جب ہم سمجھاتے ہیں بچوں کو، سناتے ہیں، اس میں سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہم بچوں کو سناتے ہیں اور بچے دلچسپی سے سنتے ہیں۔ تو دیکھو سننا، پھر کوشچن آنسر کرتے ہیں تو بولنا، یا بچوں کو خود پڑھنے کے لیے بولتے جب تو ان کا پڑھنا اور لکھنا، یہ ساری پوری طرح سے اس کو استعمال میں لیا جاتا ہے کہانی کو۔ تو کہانی یہ سب سے بیسٹ میتھڈ ہوتا ہے، سب سے بیسٹ چیز ہے جس میں بچے بہت دلچسپی لیتے ہیں۔ تو تدریسیاتی آلے کار کے طور پہ کہانی کو ہم کیوں استعمال میں لا رہے؟ پہلا مقصد ہے کہ سننے کی سرگرمی میں بچوں کو شامل کرنے کے لیے۔ ہاں ٹھیک ہے، سننا تو ہے کہ بچے دلچسپی سے سنیں گے، لیکن اور دیکھتے ہم بچوں میں بولنے کی مہارت کو فروغ دینے کے لیے تو یہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا کہ آپ بچوں کو خود ادا کرنے کے لیے بولو، رول پلے کرنے کے لیے بولو، ڈرامہ وغیرہ لو، یا کہانی کو بچے کو شارٹ میں بولنے کے لیے بولو۔ زبان اور ادب، کہانی ادب میں آ جائیں گی، ادب کی مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے یہ سب سے پازیٹیو پوائنٹ ہوگا جس میں سب یہ ساری چیزیں مرج ہو جائیں گی، تو یہ بالکل رائٹ ہوگا۔ اور کلاس روم میں نظم و ضبط بنانے کے لیے یہ بالکل رانگ ہے، تو یہ بالکل رائٹ ہو جائے گا زبان و ادب کی مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے۔ نیکسٹ ہے، سیاق میں قواعد سے کیا مراد ہے؟ تو سیاق میں قواعد کیا ہوتا ہے کہ جو ٹیکسٹ دیا گیا ہے نا اسی میں سے آپ بچے کو وہ چیز کروائیں گے، قواعد کو کروائیں گے۔ تو کیا ہے سیاق میں قواعد؟ مشق و عمل سے قواعد کی آموزش کروانا نہیں ہے، پہلے قواعد کے اصول پھر ان کے عمل کی آموزش والا طریقہ نہیں ہے۔ سیاق کی بات ہو رہی نا، سیاق میں قواعد، تو سیاق میں دیکھے اور پڑھے جانے والے فطری زبان کی مثالوں سے آموزش کرائیں گے ہم بچے کو قواعد کی، یہ بالکل رائٹ ہو گیا۔ ایسے ساختیاتی انداز میں زبان کی آموزش جس میں آموزگار سطح کے لحاظ سے ترقی کرے، یہ بالکل اس سے کوئی ریلیٹ نہیں کرتا۔
देखिए सियाक में क़वायद क्या होगा कि जो सियाक दिया गया है, जो कंटेंट अवेलेबल है, उसके हिसाब से उसके मुताबिक क़वायद हम बच्चे को लेंगे, जो चीज़ उसमें दी गई है, फितरी ज़बान में जो चीज़ बताई गई है। तो ये होगा सियाक में क़वायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जे झैल में से कौन मुताले की महारत नहीं है? इनमें से मुताले की महारत कौन सा नहीं होगा? लेक्चर के दौरान नोट्स लेना, ये राइट है, ये तो होगा। पढ़ने के दौरान नोट्स ले रहे आप, ये राइट है। तहकीक का खाका तैयार कर रहे, ये भी राइट है। किसी प्रोग्राम का एजेंडा तहरीर कर रहे, ये इसका आंसर नहीं होगा। तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। दरसी किताबों के मुसन्निफीन हमेशा नसरी इक़्तिबास, नज़्म, बयानिया को और असली तहरीरों को अपनी किताबों में क्यों शामिल करते हैं? क्यों करते हैं हम कि मुसन्निफीन के ही लेते हैं जो माहिर है उसमें? क्योंकि वो बिल्कुल ऑथेंटिक होता है, बिल्कुल ऑथेंटिक। उसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जो ज़बान इस्तेमाल होती है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, इसलिए हम लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो मुस्तनद और फितरी ज़बान में होते हैं और इसके मीनिंग है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक है ये, तो ये बिल्कुल राइट है। दरसी किताबों के मुसन्निफीन उन्हें पसंद करते हैं, ये नहीं है। वो मश्क तैयार करने में माविन होते हैं, नहीं। वो मुताले के लिए मौजू होती है, ये भी नहीं। क्यों हम लेते हैं मुसन्निफीन के तहरीर करदा चीज़ों को हम क्यों लेते हैं सिलेबस में, क्यों इंक्लूड करते हैं? क्योंकि वो ऑथेंटिक होते हैं और वो जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं ना, वो पूरी तरह से फितरी तौर पे होती है और मतलब उसमें बोली का इस्तेमाल नहीं होता, टोटल वो ज़बान के ही अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ऑथेंटिक होती है। ये एक सिंगल वर्ड से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, दर्जे झैल काम को क्या कहते हैं? उस्ताद अपनी रफ्तार से मतन पढ़कर सुनाता है, मतलब कि उस्ताद क्या कर रहे? पढ़कर सुना रहे। और आमोजगार ग्रुप में जल्दी जल्दी कुछ नुकात लिखते और फिर बाद में मतन को दोबारा तश्कील करते हैं। यानी कि क्या बच्चे को दिखाना नहीं है, उस्ताद सिर्फ पढ़ के सुना रहे, फास्ट, बच्चे नोट्स ले रहे या वो पॉइंट लिख रहे और फिर बच्चे बाद में खुद उसको लिखते हैं। तो ये हो जाएगा बाहमी इमला, क्योंकि इज्तिमाई तौर पे कर रहे हैं ना, तो ये बाहमी इमला होता है। तो इमला नहीं है, कवायद का इमला तो है नहीं, दोबारा लिखने का काम नहीं है, ये बाहमी इमला है। क्यों? क्योंकि बच्चे ग्रुप में वो नुकात को जल्दी जल्दी क्या कर रहे? लिख रहे हैं। तो ये होगा बाहमी इमला। ग्रुप की बात हो रही है ना, तो ये है बाहमी इमला। खुद क्वेश्चन है, पहली ज़बान को फ़रोग़ देने से उम्मन क्या मुराद लेते हैं? पहली ज़बान की बात करें तो हम खुद ही उसको एक्वायर कर लेते हैं, इक्तिसाब तहसील हुसूल हम खुद कर लेते हैं, हासिल करते हैं। आमोजिश नहीं होती है पहली ज़बान की। आमोजिश यानी कि सीखना, तो सीखते तो नहीं है ना, हम घर बैठे फितरी तौर पे कर लेते हैं। अपने आप सीखना ही क्या कहलाता है? हासिल करना। और इसके बदले और क्या लेते थे वो ऑप्शन में? इक्तिसाब लिख कर आता था या हुसूल आता था या फिर तहसील लिख कर आता था। तो ये राइट हो जाएगा। पहली जमात के उस्ताद के क्लास में मुख्तलिफ मादरी ज़बान बोलने वाले बच्चे हैं। उस्ताद उन बच्चों से मुख्तलिफ मादरी ज़बानों में आदाब व तस्लीम के तबादले के लिए कहता है। इस तरह तलबा रोज़ मुख्तलिफ ज़बानों के नए अल्फाज से मुतारिफ होते हैं। इस तरह उस्ताद किस हिकमत अमली का इख्तियार कर रहा है? तो देखिए, अगर मल्टीलिंगुअल क्लास है वो, यानी कि बहुत दूसरी ज़बान जानने वाले बच्चे वो क्लास में मौजूद है, तो यहाँ पे उस्ताद क्या कर रहा है? दूसरे बच्चों को भी वोकैबलरी को बढ़ा रहा है और कसीर लिसानियत को फ़रोग़ दे रहे हैं उस्ताद यहाँ पर, है ना। तो कसीर लिसानियत है ना, यहाँ पे जाहिर बात है कि बहुत अलग अलग ज़बान, मुख्तलिफ ज़बान, मादरी ज़बान बोलने वाले बच्चे हैं, तो कसीर लिसानियत को फ़रोग़ दे रहे हैं और उसी को एक माफिज के तौर पे इस्तेमाल में ला रहे हैं। तो ये राइट हो जाएगा। बहुत सी ज़बान ने जानना नहीं है, तनु बतौर हिकमत अमली नहीं है और यक लिसानियत भी नहीं है। नेक्स्ट है, दर्जे झैल में से कौन आमोजगारों को ज़बान से मुतारिफ कराने का मिसाली तरीक़ा नहीं है?
یعنی کہ زبان سے متعارف کرنے کا جو مثالی طریقہ نہیں ہے. ایک ہے نظم اور گانے، یہ مثالی طریقہ ہے، اس میں بچے دلچسپی لے لیتے ہیں. مستعمل لفظ اور چھوٹے جملے استعمال کرو، یہ بھی رائٹ ہے. حروف تہجی کے حروف کی تدریس، یہ نہیں ہے. بولنے اور سننے میں شرکت کا موقع دو بچوں کو، تو یہ ہے. تو آنسر کیا ہو جائے گا ہمارا؟ آپشن نمبر 3، حروف تہجی کے حروف کی تدریس. یہ مثالی طریقہ ہوگا کیا؟ نہیں. جولائی کے لیے سی ٹیٹ کے آن لائن اور آف لائن بیچز اسٹارٹ ہو گئی ہے 18 مارچ سے. اردو اور انگلش دونوں ہی میڈیم کے لیے ہے. یہ ڈیلی لائیو لیکچر کے ساتھ ریکارڈڈ لیکچر ملیں گے آپ کو. آل سبجیکٹ کے نوٹس رہیں گے، ٹیسٹ سیریز وغیرہ رہیں گی. آف لائن کے لیے یہاں پر ایڈریس دیا گیا ہے اور کانٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے. آپ کال کر سکتے ہیں ایڈ ہونے کے لیے اور بیچ کو جوائن کرنے کے لیے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ. اللہ حافظ.